मार्क एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम अपनी इस क्लास में मैथ्स क्लास 8 चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट और उसकी सभी एक्सरसाइजेज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन बच्चों। सबसे पहले डेटा क्या होता है? डेटा मोस्टली अवेलेबल टू अस इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इज कॉल्ड डेटा। यानी रॉ डेटा क्या होता है? फर्स्ट कॉन्सेप्ट में आ रहा है रॉ डेटा क्या होता है। कोई भी डेटा आप जो कलेक्ट करते हैं, जैसे मान लो क्लास में बच्चों के मार्क्स आए हैं, तो आपने क्लास में बच्चों के मार्क्स इनके आए हैं 10, उनके आए हैं 8, उनके आए हैं 7, उनके 6 आए हैं। आउट ऑफ 10 बच्चों के जो मार्क्स आए हैं आपने उसे कलेक्ट कर लिया। तो ये जो कलेक्ट कर लिया, दिस इज रॉ डेटा। फिर आप उसको ऑर्गेनाइज करो। मीडियन निकालना हो तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, मीडियन निकालना हो तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ। अगर बच्चे ज्यादा हैं क्लास में, मान लो 100-200 बच्चों का आप डेटा बना रहे हो, या पूरे स्कूल के बच्चों का डेटा बना रहे हो, तो वहां 500-1000 बच्चे होते हैं। तो ये डेटा जो आप हर बच्चे का मार्क्स पूछोगे और एक जगह लिख दोगे, वो रॉ डेटा होगा। फिर उसको फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, क्लास इंटरवल में चेंज करना, वो आपका ऑर्गेनाइज डेटा हो जाता है, क्लासिफाइड डेटा हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास रॉ डेटा आता है, जो कि हमने यहाँ डिस्कस किया। जो भी डेटा अवेलेबल होता है अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में, मतलब अव्यवस्थित तरीके से, जिसमें कोई पैटर्न नहीं है, कोई क्लास इंटरवल नहीं है, बस ऐसे लिखा हुआ बहुत सारा, वो होता है अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, जिसे हम रॉ डेटा कहते हैं। देन वी हैव in order to draw meaningful inference from any data we need to organize the data systematically। यानी अगर उस डेटा से कोई मीनिंग निकालनी है हमें, तो उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अगर हमें ये देखना है कि उसमें कौन से नंबर ऐसे जो ज्यादा बार आ रहे हैं, यानी ज्यादातर बच्चों के मार्क्स, मोड निकालना है, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में उसको लिख देंगे। तो उसको ऑर्गेनाइज किया हमने असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई। प्रीवियस क्लासेस में आपने फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनाई है। मान लो जो है आपने देखा कि जो नंबर है क्लास में वो 1 से लेके 10 तक है, मतलब हाईएस्ट मार्क्स 10 है और लोएस्ट मार्क्स 0 या 1 है। मान लो अगर 0 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 0 कितने बच्चों का है वो देख लो, फिर 1 कितने बच्चों का है, 2 कितने बच्चों का। तो आपने इसको ऑर्गेनाइज कर दिया। 20 बच्चों का डेटा था या 50 बच्चों का डेटा था, उसको आपने ऑर्गेनाइज तरीके से लिख दिया, जिससे फिर मीनिंगफुल हो जाता है। यानी उससे हम कोई मीनिंग निकाल सकते हैं। उस डेटा को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि ज्यादातर मार्क्स कितने आए बच्चों के, 4 में है, 5 में है, 6 में है, 8 में है, 10 में है। तो वो मीनिंगफुल डेटा को जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो डेटा मीनिंगफुल हो जाता है बच्चों, ठीक है। देन वी हैव फ्रीक्वेंसी। क्या होती है फ्रीक्वेंसी? क्या होती है आप ही लोग बताएं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कितनी बार कोई डेटा कितनी बार आ रहा है। मान लो एक क्लास में 10 बच्चों का हम मार्क्स लिखते हैं, 10 में से हैं ये मार्क्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो अब मुझे बताओ इसमें 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों? 2। तो आता तो है आपको, फिर आप बता क्यों नहीं थे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितनी बार वो टर्म आया है, वो डेटा कितनी बार आया है, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री अकर्स। कोई पर्टिकुलर एंट्री, यहाँ पर बताओ 4 कितनी बार आया है, तो 4 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है ना। तो ये कोई भी डेटा कितनी बार आया, कोई डेटा एंट्री कितनी बार आया, वो दिस टेल्स फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्लियर है, रॉ डेटा क्लियर है, ऑर्गेनाइज डेटा क्लियर है। ये 3 बातें बताई ना आपको। रॉ डेटा क्या है, ऑर्गेनाइज डेटा क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है। स्टार्टिंग में 3 बातें बताई है। रॉ डेटा क्या होता है? जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो रॉ डेटा है। फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, मीनिंगफुल वे में उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कुछ मीनिंग निकल कर आए, उसे हम ऑर्गेनाइज डेटा कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी उस डेटा में कोई पर्टिकुलर एंट्री कितनी बार आ रही है, उस डेटा में 10 कितनी बार आ रहा है, या 9 कितनी बार आ रहा है, 8 कितनी बार आ रहा है। तो 8 मान लो 2 बार आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी 8 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। तो ये 3 बातें हमने डिस्कस करी। अभी आगे बढ़ते हैं। अब रॉ डेटा कैन बी ग्रुप्ड एंड रिप्रेजेंटेड सिस्टमैटिकली थ्रू ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है मैं आपको बताऊं। जैसे आप
0 से 10, मान लो एक क्लास में 100 में से बच्चों के मार्क्स आए हैं, तो किसी के मतलब बहुत ज्यादा खराब कमजोर बच्चे हैं तो मान लो उनके मार्क्स आए हैं 10, 9, फिर 21, 22, 34, 39, 40, 41, 60, 69, 70, ऐसे करके बहुत सारा डेटा हो सकता है। 100 में से बच्चों के मार्क्स आए हैं तो उसको हम ग्रुप करेंगे। देखो 1 से 10 तक था तो हमने नॉर्मल कर लिया था कि 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 इसमें ये करा था। यहाँ पे सिर्फ 10 तक था, लेकिन अगर 0 से लेके 100 तक के नंबर हैं और 50 बच्चों के हैं या 100 बच्चों के हैं, तो ऐसे करके 0 से लेके 100 तक गिनती थोड़ा लिखेंगे, फिर तो वो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं, जिसे हम क्लास इंटरवल कहते हैं। तो देखो इसमें ग्रुपिंग कैसे होती है, मान लो जो मार्क्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और 100 तक जाते हैं, 99 तक जाते हैं। मान लो 99 तक जा रहे हैं बच्चों के मार्क्स, 0 है किसी का 10 है, किसी का 20 है, किसी का 42 है, 55 है। तो उसको हम कैसे ग्रुप करेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे करके 40 से 50, 50 से 60। तो उसमें हम देख लेंगे 0 से 10 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, एक बच्चे के हैं, 2 बच्चों के हैं, 10। 0 से 10 का मतलब होता है 0 गिना जाएगा उसमें और 10 से कम कम गिना जाएगा। इसे हम लोअर लिमिट कहते हैं, इसे अपर लिमिट कहते हैं क्लास इंटरवल की। तो 0 से 10 अगर बोला जाता है तो उसमें 0 काउंट होगा बट 10 काउंट नहीं होगा। अपर लिमिट नहीं उसमें गिनी आती है, अपर लिमिट यानी 10 इसमें गिना जाएगा। जब 10 से 20 की बात करेंगे तब इसमें 10 गिना जाएगा, ठीक है। फिर इसमें 20 नहीं काउंट होगा, 20 से कम कोई भी डेटा सब गिने जाएंगे, 10 गिना जाएगा, 10 से ज्यादा जो भी डेटा है वो गिने जाएंगे, पर 20 से कम वाले। तो इस तरह से जो हम एक डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं उसे हम कहते हैं ग्रुपिंग या ग्रुप्ड, और सिस्टमैटिकली ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी मिलती है फिर उससे हमें। उसमें देखो पहले वाले में क्या था, इससे पहले वाले में 0 की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, 1 की मिल जाएगी, 2 की मिल जाएगी, ऐसे करके हर नंबर की एक फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। लेकिन इसमें 0 की, 1 की, 2 की नहीं मिलेगी, 0 से 10 तक की मिल जाएगी, यानी 10 के अंदर अंदर तक की मिल जाएगी। उसमें 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, इसीलिए देखो क्या बोल रहे हैं इसे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि 1 गिना गया है, 0 से लेके 10 तक के जो नंबर है 10 से बिलो 10 से बिलो तक के नंबर काउंट हो जाते हैं। तो इसीलिए उनका जो नंबर होता है उसे कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। किसी एक की फ्रीक्वेंसी तो है नहीं वो, उसमें 1 भी है, उसमें 2 भी है, उसमें 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, और 9.5 भी हो सकता है, 9.9 भी हो सकता है, बस 10 से बिलो होगा। तो आपको ये याद रहेगा, इसे क्या कहते हैं, लोअर लिमिट, और इसे क्या कहते हैं, अपर लिमिट। तो जनरली हम जो क्लास इंटरवल बनाते हैं उसमें लोअर लिमिट तो काउंट होता है उस क्लास इंटरवल में, पर अपर लिमिट काउंट नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे। अब जो ग्रुप्ड डेटा होता है जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, उसको प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, उसको प्रेजेंट करने के लिए हमें हिस्टोग्राम बनाना पड़ता है। हिस्टोग्राम क्या होता है, देखो बच्चों, ये आप ना यहाँ पर इसे रीड कर सकते हो टेक्स्ट को, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रीड आप अपने हिसाब से कर लो पॉज करके। देखो ये आपका मान लो क्लास एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब क्लास इंटरवल जैसी थी वो इसमें 0, 10, 20, 30, 40, 50 लाइक दिस। मान लो 50 तक के मार्क्स का ही मान लेते हैं, हम समझाने के लिए एग्जांपल दे रहे हैं। और 0 से 10 जो बच्चे थे उनके मार्क्स, जो कितने बच्चों के मार्क्स थे, मान लो 5 बच्चों के थे 0 से 10, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मान लो इसको, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये 0 है। तो 0 से 10 कितने बच्चों के थे, मान लो 5 बच्चों के, तो 5 यहाँ तक होगा, 4 से 6 के बीच में ये एक बार बन गया। तो हिस्टोग्राम क्या होता है, चिपक चिपक कर बनता है, उसमें बीच में गैप नहीं होता। हम आपको समझा रहे हैं हिस्टोग्राम क्या होता है। बार ग्राफ आपको पता है, बार ग्राफ अलग अलग स्टैंडिंग होती है, अलग अलग बार्स होते हैं। जैसे क्लास 5th में 35 बच्चे हैं तो बार ग्राफ ऐसे बनेगा,
यहाँ पर बच्चों के नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखा देंगे, यहाँ पे क्लास दिखा देंगे, और मान लो ये क्लास 5th का है तो ऐसे अलग से, फिर दूसरा वाला क्लास 6 में मान लो 50 बच्चे हैं तो ऐसे। तो ये इसे बार कहते हैं, बार ग्राफ कहते हैं। और इसे कहते हैं हिस्टोग्राम कि 10 से 20 नंबर जो है वो 4 बच्चों के हैं, 20 से 30 के बीच में जो नंबर है 8 बच्चों के हैं। तो ये जो बनता है ये हिस्टोग्राम कहलाता है। तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का हिस्टोग्राम बनता है और अनग्रुप्ड का बार ग्राफ बनता है। ठीक है, तो ये क्लियर है कि हिस्टोग्राम कब बनता है। हिस्टोग्राम को हिंदी में आयत चित्र कहते हैं बेटा, ये आयत चित्र है, और वो हिंदी में बार ग्राफ को कहते हैं दंड आलेख। तो दंड आलेख वो होता है जैसे इसके लिए क्लास 5th में 35 बच्चे हैं, क्लास 6 में 40 बच्चे हैं, क्लास 7th में 50 बच्चे हैं, क्लास 8 में 45 बच्चे हैं। तो उनकी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखाना होगा तो अलग अलग बार से दिखा देंगे, उसे हम कहते हैं बार ग्राफ या दंड आलेख। और जब हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी को प्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हिस्टोग्राम बनाना पड़ता है, जैसे ये बताया मैंने आपको। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में अलग अलग नहीं दिखा सकते, वहां पे पहले ही बताया ना आपको, ग्रुपिंग हो रखी है 0 से 10, 10 से 20। तो जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो ग्रुप्ड आ रही है, किसी एक चीज की नहीं आ रही है कि 5 नंबर कितने बच्चों के आए, हमें ये नहीं मालूम चल रहा उसमें 0 से 10 में। हमें ये मालूम चल रहा है कि 0 से 10 यानी 10 से बिलो तक जो मार्क्स हैं वो कितने बच्चों के हैं। उसमें 1 नंबर भी कुछ बच्चों के होंगे, उसमें 2 नंबर भी कुछ बच्चों के हो सकते हैं। क्लियर है हिस्टोग्राम क्या होता है, ये सब हमें ड्रॉ करना है इस चैप्टर में। नेक्स्ट देखो, डेटा को बार ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हो, हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी, हिस्टोग्राम क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है। डेटा को आप पाई चार्ट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, पाई चार्ट से भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है किसी डेटा को। अक्सर जब क्रिकेट मैच होता है आपने देखा होगा, उसमें एक ऐसे पाई चार्ट बन जाता है किसी प्लेयर का, ये स्टेडियम का होता है, उसने किस जगह पे कितने शॉट्स मारे हैं, कितने रन लिए हैं। तो उसमें ऐसे दिखा देते हैं कि मान लो कोई प्लेयर है तो उसका ज्यादातर रन इधर है, इसे क्या कहते हैं, लॉन्ग ऑन कहते हैं, लॉन्ग ऑफ, हाँ लॉन्ग ऑफ कहते हैं। मुझे भी याद नहीं है, मैं बहुत पहले क्रिकेट देखता था, अब तो बिल्कुल नहीं। और इसे लॉन्ग ऑन कहते हैं। तो किधर ज्यादा रन मारे हैं, इधर ज्यादा रन मारे हैं, इधर ज्यादा रन मारे हैं, या फिर ये पीछे की साइड बैक साइड में ज्यादा रन कवर किए हैं प्लेयर ने। तो इस तरह से जब वो मार्क्स मतलब उसके रन दिखाते हैं तो इसको हम पाई चार्ट कहते हैं। तो किसी डेटा को सर्कल में प्रेजेंट कर रहे हैं वो पाई चार्ट के हेल्प से करेंगे। तो डेटा कैन ऑल्सो represented using circle graph or pie chart. A circle graph shows the relationship between a whole and its part. यानी उस प्लेयर के जितने रन है, मान लो उस प्लेयर ने 100 रन बनाए हैं तो उसमें ये दिखा देते हैं वो कि किस एरिया में वो कितने कितने रन बनाए हैं। तो होल तो हो गया 100 रन, उस 100 रन में उसने इस तरफ चौके कितने मारे हैं, इस तरफ कितने लगाए हैं, इधर कितने लगाए हैं, इधर कितने लगाए हैं, तो वो सब दिखा देते हैं बार में और पाई चार्ट में। तो होल और पार्ट उसका दिखा देते हैं उसमें। Next, there are certain experiment whose outcomes have an equal chances of occurring. मतलब अब इस चैप्टर में आपके एक टर्म आएगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ बेसिक, इसमें वही कह रहा है। जैसे एक कॉइन को आप टॉस करेंगे, एक सिक्कों को उछालेंगे, तो सिक्के में क्या क्या होता है, हेड और टेल। कॉइन में हेड और टेल होता है, हेड एक होता है, एक टेल होता है। अब एक कॉइन को आप टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी यानी चांस क्या है, हेड आने का चांस क्या है, उसमें हेड कितने हैं 1। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो सकते हैं 2, एक हेड या टेल। तो जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन कहना है, देयर आर सर्टेन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम हैव एन इक्वल चांस ऑफ अकरिंग। तो इसमें हेड टेल की बात हो रही है एक तरह से। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी मतलब पी सिंबल से इस्तेमाल करो, एच मतलब हेड के लिए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। यानी आप किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो, किसका चांस निकालना चाहते हो, हेड का। तो हेड इसमें कितनी बार है, एक बार। टोटल आउटकम कितनी है 2। तो टोटल आउटकम नीचे लिखा जाता है, और जो आप जिसके आउटकम के आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं उसे कहते हैं फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल का मतलब जिसका आउटकम आप जिसके आउटकम का चांस निकालना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी आप निकालना चाहते हैं, हेड के निकालना चाहते हैं, हेड हो गया फेवरेबल आउटकम।
अगर टेल निकालना चाहते हो तो टेल हो गया फेवरेबल आउटकम। तो हेड होगा वो भी एक ही बार आएगा, टेल होगा वो भी एक ही बार आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी 1/2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी 1/2 है, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम रहती है। तो यह इक्वल चांस हो गया यहाँ पर, हेड और टेल आने की जो चांस होते हैं किसी गेम के स्टार्ट। इसीलिए कभी भी जब कोई गेम स्टार्ट करना होता है ना, तो कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी या बॉलिंग करेगी या फुटबॉल में बॉल लेगी, ये हेड और टेल से डिसाइड होता है। क्योंकि हेड या टेल के आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो चांस होता है, बराबर होता है, इक्वली लाइकली, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया है ना, देयर आर सर्टेन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम हैव एन इक्वल चांस ऑफ अकरिंग। एक और एग्जांपल देता हूं मैं इक्वली लाइकली का। लूडो तो खेला ही है आप लोगों ने। लूडो में जो उसका डाइस होता है उसमें 6 नंबर होते हैं और हर नंबर एक ही बार होता है ना। तो उसमें अगर हम ये कहें कि लूडो को हमने डाइस को थ्रो किया तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/6, कि 1 कितनी बार होता है उसमें, एक ही बार, और टोटल आउटकम कितने होते हैं, 6। तो ये भी एग्जांपल है इक्वली लाइकली आउटकम का, यहाँ जिसमें चांस बराबर रहते हैं। 1 के आने के चांस भी 1/6 है, 2 आने के चांस भी 1/6 होगा क्योंकि 2 भी एक ही बार है, टोटल 6 है। 3 आने का चांस भी 1/6 होगा, 4 आने का चांस भी 1/6 होगा, 5 आने का चांस भी 1/6 और 6 आने का भी चांस 1/6। ये चांस को हम लोग मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आपका 8th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है। कॉन्सेप्ट यही रहेगा आपका कि जिस आउटकम का आप प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हैं उसके नंबर को ऊपर लिखो, वो कितनी बार है उसमें, और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है उस नंबर को नीचे लिख दो। मिल गई प्रोबेबिलिटी। 8th क्लास के लिए इतना ही काफी है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी के बेसिस पर। नेक्स्ट, a random experiment is one whose outcome cannot be predicted exactly in advance। random outcome क्या होता है, random outcome मतलब जिसका हम बता नहीं सकते क्या रिजल्ट आएगा, ऐसा आउटकम जिसके बारे में हम सर्टेन नहीं है। अब एक डाइस है, उसको आपने थ्रो किया तो हम ये नहीं बता सकते ना एग्जैक्टली कि 1 ही आएगा, 2 आएगा, कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट बोलते हैं रैंडम। इसमें इस तरह के एक्सपेरिमेंट में जो निकल के आता है वो रैंडम आउटकम आता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा होता है, जिसके आउटकम को आप सर्टेनली नहीं बता सकते, बस उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको ये पता करना हो कि 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी डाइस को थ्रो करने पर, 1/6 होगी, ठीक है ना। तो हम केवल उस किसी पर्टिकुलर आउटकम के आने की चांस निकाल सकते हैं, और इस तरह का रैंडम एक्सपेरिमेंट whose outcome cannot be predicted exactly in advance, मतलब एडवांस का मतलब पहले से ही, जिसके आउटकम को हम एडवांस में एग्जैक्टली नहीं बता सकते उसे कहते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली इफ ईच हैज द सेम चांस ऑफ अकरिंग। अब कोई भी एक्सपेरिमेंट का जो वो है आउटकम है, इक्वली लाइकली कब होता है, इक्वली लाइकली कब होता है, यहाँ पे एक वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इक्वली लाइकली आउटकम। तो मैंने 2 जो एग्जांपल दिए हैं ना उसमें दोनों के इक्वली लाइकली आउटकम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो आपसे डिस्कस हो रही, इक्वली लाइकली आउटकम किसे कहते हैं, जिस आउटकम के आने के जो चांसेस हैं बराबर है। वैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए थे। कॉइन को टॉस करते हैं अगर, तो हेड या टेल के आने के चांसेस बराबर होते हैं, क्योंकि हेड भी एक ही होता है, टेल भी एक ही होता है। तो ये एग्जांपल है इक्वली लाइकली आउटकम का, जहां पे चांस बराबर हो। अब एक डाइस को थ्रो करते हो आप, एक पासे को आप फेंकते हो, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 सबके आने के चांस बराबर होते हैं, क्योंकि सारे नंबर एक एक बार ही होते हैं। अगर कोई नंबर 2 बार होगा पासे में तो फिर इक्वल लाइकली आउटकम नहीं आएगा। मान लो किसी ने चीटिंग के लिए उसमें 6 को 2 बार कर दिया है, तो 6 के आने के चांस बढ़ जाएंगे,
तो ऐसा एक्सपेरिमेंट इक्वल लाइकली आउटकम नहीं दे रहा। या शोले में जो जय ने किया था, पता है आप लोगों को शोले फिल्म? बहुत पुरानी मूवी है पर हिट मूवी थी। लास्ट में जब उसको अपने दोस्त की जान बचानी होती है, तो जो जय तो अमिताभ बच्चन होते हैं और वीरू धर्मेंद्र होते हैं। तो जय के पास दो तरह के सिक्के होते थे, इसका मतलब उसके दोस्त को लास्ट मालूम चलता है। वो ना अपने दोस्त को बचाने के लिए और उसकी जो है हीरोइन जो होती है फिल्म की, उसको बचाने के लिए वो कहता है ठीक है, हर बात पे वो टॉस करते थे सिक्का। तो लास्ट में उसने ऐसा सिक्का निकाला था जिसमें दोनों में एक ही तरह का था ऑप्शन। तो उसने कहा अगर टेल आया, अब मुझे याद नहीं उसने हेड बोला टेल बोला, आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपर्ली, पर ऐसा हुआ था कि उसने जो बोला था वही आया था। और बाद में जब उसका दोस्त लौट कर आया, छोड़ा वहां पे अपनी वो जो एक्ट्रेस है हेमा मालिनी थी उसमें, बसंती, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, यही वाला डायलॉग था उस टाइम पर। इसके बाद फिर पूरी वो लड़ाई वड़ाई शुरू हो गई थी, है ना। तो उस वक्त उसका दोस्त आता था, अरे ये सिक्के में दोनों तरफ यार सेम है। तो कहता बेटा धोखा कर दिया ना, मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, और जो कॉइन था वो उसमें इक्वली लाइकली आउटकम नहीं था, दोनों तरफ सेम था। मतलब एक हेड मान लो कि उसमें दोनों तरफ, मुझे याद नहीं है मूवी में, मान लो दोनों तरफ टेल रहा होगा, तो टेल ही आना है, उछाल लो, हेड तो आएगा ही नहीं बेचारा। तो इक्वली लाइकली कहां हुआ? तो अब आपको इस फिल्म की इस घटना से याद रहेगा इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है, और जय ने किस तरह से अपने दोस्त की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली, इक्वली लाइकली आउटकम ना दिखाकर कॉइन का। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, अभी वही तो बता रहे थे देर से, इधर चिल्ला चिल्ला के क्या बता क्या रहे हैं। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ आउटकम दैट मेक एन इवेंट, चलो कोई किस, अभी हमने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की कैसे निकालते हैं। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, मान लो डाइस में आपको 6 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो डाइस में 6 कितनी बार है? 1 बार। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम दैट मेक एन इवेंट 1 हो गया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, टोटल नंबर तो उसमें 6 है ना डाइस में, 1 से लेके 6 तक के 6 नंबर है ना। तो जो प्रोबेबिलिटी हो गई 6 की, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज इक्वल टू 1/6। अब एक और एग्जांपल देता हूं प्रोबेबिलिटी का। मान लो एक बैग है बच्चों, ये मान लो एक बैग है, एक सर्कल है, इसमें ग्रीन कलर की जो बॉल है 2 है, ब्लू कलर की बॉल जो है वो 3 है, और रेड कलर की बॉल जो है वो 2 है। अब इस बॉल के मतलब इस बैग के अंदर बिना देखे हाथ डालकर एक बॉल निकालते हैं। अब वो बॉल जो होगा रेड कलर का होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड कलर की बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, हाँ रेड बॉल कितने हैं? 2, और टोटल कितने हैं? तो 2/7 होगा ना भाई। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, और ब्लू बॉल की 3/7। तो चलो ब्लू बॉल का भी लिख देता हूं मैं 3/7, और ग्रीन बॉल की 2/7। और एक बात बताएं आपको, एक इवेंट, एक ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसे कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसके बारे में हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हम जो बॉल निकालेंगे वो ग्रीन ही आएगी। एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि इसमें ब्लू भी है रेड भी है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम पीछे बता रहे थे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने आउटकम है उन सबका सम 1 होता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात और इसमें निकल जाएगी। कैसे? रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/7, ब्लू की 3/7, और ग्रीन की 2/7। तो सबके नीचे 7 है, तो 7 एलसीएम हो गया, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7/7 1। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1। तो ये किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी इवेंट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, आगे जाके यूजफुल होगा। क्लास 8 में तो ऐसा कुछ इतना ज्यादा डिटेल में है नहीं, है भी तो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स में होगा। हम लोग तो एनसीईआरटी करने जा रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक के अलावा एक और बुक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, वो बहुत ज्यादा उसमें क्वेश्चंस होते हैं। एनसीईआरटी की ही है मतलब वो।
वन और मोर आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मेक एन इवेंट, एक या एक से ज्यादा आउटकम अगर आ रहे हैं तो कोई इवेंट बनता है। वन और मोर आउटकम ऑफ एन इवेंट मेक एन इवेंट, यानी कम से कम एक आउटकम या एक से ज्यादा आउटकम हो तो एक इवेंट बनाता है। चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी आर रिलेटेड टू रियल लाइफ, ये सारे रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं। प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है रियल लाइफ से कनेक्टेड चीजें हैं। तो बच्चों हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, प्रोबेबिलिटी के भी कॉन्सेप्ट हो गए। बार ग्राफ क्या होता है मैंने आपको बता दिया, हिस्टोग्राम क्या होता है बता दिया, पाई चार्ट क्या होता है बताया आपको, फिर प्रोबेबिलिटी आपको बताई। और अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू ड्रॉ द डेटा, इनमें से किसके लिए आप हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम क्या होता है, जो बिल्कुल जिनके बीच में गैप नहीं होता, बार होता है पर गैप नहीं होता, उसमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो पहला है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लेटर फॉर डिफरेंट एरियाज इन पोस्टमैन्स बैग, पोस्टमैन के बैग में अलग अलग एरिया के लिए जो लेटर होते हैं, मान लो एक पोस्टमैन है आपके एरिया का, तो उसमें मधु विहार के लिए 4 लेटर है, प्रगति विहार के लिए 5 लेटर है, शिव विहार के लिए 3 लेटर है। तो यार अलग अलग एरिया के लिए उसके पास अलग अलग नंबर ऑफ लेटर है, तो क्या इसका हिस्टोग्राम बन सकता है? नहीं बन सकता, इसका तो बार ग्राफ बनाना पड़ेगा भाई। जैसे शिव विहार का एक बार बना दिया, एक मधु विहार का बना दिया, एक प्रगति विहार का बना दिया, इस तरह से आप बता देंगे, इसका हिस्टोग्राम नहीं बन सकता क्योंकि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है। अब वो थोड़ा करेगा पोस्टमैन कि भाई कितने लेटर, 20 लेटर है, ठीक है पहले 4 लेटर मैं यहाँ बांट दूंगा प्रगति विहार में, उससे अगले 4 जो भी हाथ में अगले 4 लेटर लाए वो मैं शिव विहार में बांट दूंगा। ऐसा थोड़ा बांट सकता है वो, उसे देखना पड़ेगा भाई शिव विहार का लेटर है कि नहीं है, शिव विहार के एड्रेस का है कि नहीं है, तभी तो उस एड्रेस पे आके देगा उसको। तो पहले वाले क्वेश्चन में हिस्टोग्राम बनेगा या नहीं? नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती है। हर लेटर की अपने एरिया वाइज फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, इसमें नहीं बनेगा हिस्टोग्राम। सेकंड में, हाइट ऑफ कंपटीटर इन एन एथलेटिक मीट्स, कोई एथलेटिक मीट होता है, कोई इवेंट होता है, कोई खेलकूद इवेंट हो रहा है, तो मैं कंपटीटर की हाइट जो होगी क्या उसका हिस्टोग्राम बन सकता है? बन सकता है। उसमें हमें देखना पड़ेगा, मान लो कि 141 सेंटीमीटर का बच्चा है, फिर 142 का है, 145 का है, 147 का है, 150 का है, 152 का है, 155 का है, 160 का है ना, इस तरह से हाइट होगी बहुत सारे बच्चों की। तो हम उसमें बना सकते हैं हिस्टोग्राम, उसमें ग्रुपिंग कर लेंगे। ग्रुपिंग क्या कर लेंगे कि मान लो सबसे कम हाइट वाला जो बच्चा है 141 का है मान लो, तो हम 141 से 145 का बना लेंगे क्लास इंटरवल। उसमें कितने बच्चा है? 145 से 150 के बीच में कितने बच्चे हैं? 150 से 155 के बीच में कितने बच्चे हैं? तो इस तरह से जो डेटा होगा वो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी बना लेगा, ठीक है। इस तरह के डेटा जो बनेंगे, जैसे इसके 4 है, इसके 5 है, इसके 8 है, तो ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। तो ऐसे डेटा का हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। एक्स एक्सिस पे ये ले लेंगे, क्लास इंटरवल कहते हैं इसको, और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेंगे, ठीक है। अब सेकंड में मतलब बन जाएगा हिस्टोग्राम। थर्ड, नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज, 5 कंपनियां जो कैसेट बनाती हैं, क्या इसका हिस्टोग्राम बनेगा? नहीं बनेगा। मान लो कंपनी ए है, उसने 10 सीडी बनाई, कंपनी बी ने 50 सीडी बनाई, कंपनी सी ने 100 सीडी बनाई, कंपनी डी ने इतनी सीडी बनाई, तो यार हर कंपनी का अपना अपना नंबर होगा ना, तो इसमें हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। क्या बनेगा? बार ग्राफ। बार ग्राफ बनेगा, दंड आलेख बनेगा, है ना, अलग अलग बिल्डिंग बनेगी, ए की बिल्डिंग, बी की बिल्डिंग, सी की बिल्डिंग, डी की बिल्डिंग, ऐसे करके। नेक्स्ट, तो इसमें नहीं बनेगा हिस्टोग्राम। नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट ए स्टेशन, देखो किसी स्टेशन पर 7 बजे सुबह से लेके शाम को 7 बजे तक जो पैसेंजर आते हैं, बोर्ड करते हैं, ट्रेन को पकड़ने के लिए आते हैं, उनका क्या हिस्टोग्राम बन सकता है? बन सकता है। 7 से 8 100 लोग आए, 8 से 9 50 लोग आए, 9 से 10 ऐसे करके। तो जो हिस्टोग्राम है वो चिपक चिपक के ही बनता है, उसमें कोई गैप नहीं होता। तो यहाँ पे हिस्टोग्राम में कुछ इस तरह का बनेगा।
जैसे मान लो 0 मतलब 7 बज गए, फिर 8 बजे, फिर 9 बजे। 7 से 8 में कितने लोग हैं ऐसे हैं, मान लो जो भी है नंबर, फिर 8 से 9 में इतने लोग हैं, 9 से 10 में ऐसे, तो हिस्टोग्राम बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन है। द शॉपर्स हु केम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन, मैन के लिए एम। बच्चों किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपिंग के लिए जो लोग जाते हैं, शॉपर्स उन्हें कहते हैं, उनमें जो मैन जाएंगे उसके लिए बड़ा एम यूज किया हुआ है कैपिटल लेटर में, वुमेन के लिए डब्ल्यू, बॉय के लिए बी और गर्ल के लिए जी सिंबल इस्तेमाल किया गया है। और लिस्ट दी गई है कि द फॉलोइंग लिस्ट गिव द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। यानी मॉर्निंग में पहले आवर में, जैसे मॉर्निंग में जब शॉप ओपन हुई 8 to 9 या 9 to 10, तो पहले आवर में जो आए नंबर उसका यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। यानी दोनों काम करने हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और बार ग्राफ भी बनाना है। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा, एक टेबल बना लेते हैं पहले। देखो यहाँ पर ये शॉपर्स यानी जो शॉपिंग करने वाले हैं, यहाँ दिखा देते हैं उनका सिंबल। और ये टी एम मतलब टैली मार्क्स, हिंदी में उसे मिलान चिन्ह कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी एफ आई, फ्रीक्वेंसी इंडेक्स को एफ आई से दिखाते हैं हम फ्रीक्वेंसी को। अब देखो वीमेन के लिए डब्ल्यू है, मैन के लिए एम है, बॉय के लिए बी है और गर्ल के लिए जी है। ठीक है, अब इसमें हमें सबकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। थोड़ा इजीली हो जाता है इसको अगर हम ऐसे करें। देखो यहाँ पे डब्ल्यू कितने, 1 2 3 है ना, 1 2 3। टेलीमार्क्स ऐसे बनता है, पांचवा वाला क्रॉस होता है। फिर ये जी है, जी को यहाँ पे कट कर दिया, एक लगा दिया। डब्ल्यू को कट, बी को कट कर दिया, यहाँ पे एक लगा दिया। फिर डब्ल्यू कितने, 1 2 1 2। फिर ये एम 1 2 जी है, तो ये 1 2 जी लगा दिया। मतलब गिनती कर रहे हैं कितने विमेन, कितने मैन, कितने बॉय, कितने गर्ल आए हैं डिपार्टमेंटल फर्स्ट आवर में स्टोर में। एम कितने, अब 1 2 1 2। डब्ल्यू कितने, 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर गर्ल ये 1 है, फिर ये बॉय भी 1 है, फिर एम 1 है, डब्ल्यू यानी ये पांचवा विमेन ऐसे क्रॉस हो जाएगा, पांचवा हमेशा क्रॉस कर देते हैं, 4 तक स्टैंडिंग लाइन और पांचवा क्रॉस। फिर बॉय के लिए एक और, देन 2 गर्ल है, तो ये पांचवा और ये एक एक्स्ट्रा, छठा 6। फिर मैन के लिए एक है, ये पांचवा है एक तरह से, मैन क्रॉस कर देंगे। फिर डब्ल्यू 1 2 1 2, मैन 1 2 1 2। और फिर विमेन 1 2 3। देखो 1 2 3। फिर मैन ऐसे, फिर विमेन 1, फिर बॉय ये 1, फिर विमेन ये 1, गर्ल 1, मैन ये चौथा था, फिर वुमेन, फिर 1 2 3 वुमेन है, तो ये 1 2 3 एक्स्ट्रा हो गया। अब गर्ल 1 है, वुमेन 1 है, जगह कम पड़ गई वुमेन की, इतनी ज्यादा वुमेन है,
फिर मैन 2 है, एक ये 5वां होगा क्रॉस और एक और। फिर विमेन के 2 और हैं, 1 2। फिर मैन का 1 है, ये 1। विमेन का 1 है, तो 1 2 3 4, ये 5वां है। फिर गर्ल का 1 और नंबर है, विमेन का 1 और है, मैन 1 और, गर्ल 5वां, क्रॉस कर दिया। और ये वुमेन 1 है, ये ले दिया। मैन में 2 है, 1 2। बॉय में 1 है, गर्ल के 2 और है नंबर, तो यहां कर दिया। और वुमेन का 1 और है, यहां कर दिया। टैली मार्क्स इतना बड़ा हो गया, मैंने टेबल छोटा बनाया था। एनीवे, आपको तो सिर्फ समझने से मतलब है। टोटल जो वुमेन गई हैं शॉपिंग के लिए, कितनी गई हैं? 5 के कितने बंडल हैं? 1 2 3 4 5 25 28 वुमेन जो है शॉपिंग के लिए गए हैं फर्स्ट आवर। और मैन 5 से 15। चिंता मत करो, अगर गलत होगा तो अभी चेक हो जाएगा। टोटल कितने हैं यहाँ पर? दे रखा है? बस दे नहीं रखा है तो हम गिन सकते हैं। टोटल फिक्स आना चाहिए 16। और बॉयज कितने गए हैं? 5 और गर्ल 12। देखो 12 और 28 हो गया 40 और ये 20 60। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इस तरह से बनती है टैली मार्क्स के साथ। टैली मार्क्स में 5-5 के अपने ग्रुप बनाने होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5वां, 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे करते हैं। तो बाद में फिर कंफ्यूजन नहीं रहती। हमने अभी कैसे किया था? हमने देखा 1 2 3 4 5, 25 हो गए और 3 और 28। तो सारे गिनने नहीं पड़ते, हमने पता है कि 5-5 का बंडल बना रखा हमने। सॉरी, हाँ वो अभी लगाया ना। ये हट गया। और इसमें फ्रीक्वेंसी टेबल तो बन गई। अब बार ग्राफ बनाने के लिए वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ शॉपर्स और ये एक्स एक्सिस होता है स्लीपिंग लाइन, इस पे बार बनाएंगे। तो कितने हैं मैक्सिमम? 28 28 है ना, तो हम 2 2 का ले सकते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, थोड़ा सा कम पड़ रहा है सर, ये तो शुरू से ले चलते हैं डबल। कितने हो गए थे? थोड़ा नीचे कर देते हैं ना, 24 26। तो ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28। ठीक है, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ शॉपर्स। यहां लिखेंगे शॉपर्स, यानी जो मेल फीमेल है या बॉय गर्ल है जो भी है। अब विमेन 28 है, तो सबसे बड़ा बार इन्हीं का ही बनेगा। ये 28 से सीधा ड्रॉ करना है। आपको स्केल का इस्तेमाल करके करना है, मैं तो सिर्फ आपको स्टेप्स बता रहा हूँ। 28 हो गए। मैन का 15 है, तो 14 और 16 के बीच में ये है 15। बॉयज 5 है, और गर्ल्स 12 है। यहां लिखना पड़ेगा वुमेन, मैन, ये बॉयज। वैसे हमें यहाँ प्लूरल लिखना चाहिए, MEN करना चाहिए क्योंकि नंबर तो ज्यादा है ना। विमेन,
men, boys and girls. ये कितने हैं बॉयज 5, गर्ल्स 12 और वो 28. तो ये बार ग्राफ भी बन गया बच्चों, टैली मार्क्स का टेबल हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया. ठीक है, इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टैली मार्क्स के साथ बनाया है और ये उसका बार ग्राफ है. नाउ वी हैव थर्ड क्वेश्चन. देखो मैंने कल आपको इंट्रो में बताया था कि एक फ्रीक्वेंसी होती है जो अभी हमने देखा कि मैन इतने हैं, वुमेन इतने हैं, बॉयज इतने हैं, गर्ल्स इतने हैं. और एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं क्लास इंटरवल के साथ. तो यहाँ पे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी बनानी. देखो यहाँ लिखा हुआ है यूजिंग टेलीमार्क्स मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल 800 to 810, 810 to 820 एंड सो ऑन. तो यहाँ हमें 30 वर्कर की मतलब 30 वर्क किसी फैक्ट्री के 30 वर्कर्स का क्वेश्चन है. थर्ड, किसी फैक्ट्री के 30 वर्कर्स का यहाँ जो वेज वीकली वेज होता है यानी वीकली जो उनको सैलरी मिलती है वो दिया हुआ है. अब हमें टेलीमार्क्स का यूज करके एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है. हमें इसमें देखना होगा सबसे कम सैलरी कितनी है और सबसे ज्यादा कितनी है. पहले ये देख ले, सबसे कम कितना है वैल्यू 804 है ना, नहीं 804 तो उससे भी छोटा है ना. और सबसे ज्यादा कितना दिख रहा है 890. 98 कहाँ है, ये वाला. तो इससे ये जो सबसे कम वैल्यू और सबसे ज्यादा वैल्यू, इससे हमें ये मालूम चल गया कि हमारा क्लास इंटरवल कहां से कहां तक का लेना है, शुरुआत कहां से करनी है और एंड कहां तक करना है. तो मतलब 804 है तो 800 से शुरू करना है क्लास इंटरवल, 800 से 810, 810 से 820, 890 तक जाना है, क्योंकि नहीं 900 तक जाना है. ठीक है ना. तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू इसीलिए देखते हैं. देखो क्लास इंटरवल, टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी इंडेक्स. तो क्लास इंटरवल 800 से 810 है, फिर 810 से 820, 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850, 850 से 860, 860 टू 870. जगह कुछ कम पड़ रही है ना, इनको उठा के ऊपर कर दो. इनको भी थोड़ा सा और उठा सकते हैं. एट 870 टू 880, 880 टू 890 और 890 टू 900. ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल कहते हैं इसको हिंदी में. अब एक ही करके कट मारते जाएंगे और वो लिखते जाएंगे स्किप टेलीमार्क्स जैसे पहले किया था. रेड कलर से कर देते हैं, व्हाइट से लिखा हुआ है इसलिए. ये 830 कौन से क्लास इंटरवल में आएगा, 830 से 840 वाले में आएगा ना, है ना भाई. तो ये यहां पर एक इसके सामने कर देंगे. अगर इनको अलग करना है तो चलो लाइन भी खींच देते हैं. देखो बेटा 830 इसमें आ गया, 835 भी इसी में आएगा, फिर 890 इसमें आएगा लोअर लिमिट वाले में, है ना, 890 से 900 में. 810 इसमें या इसमें, एट 35 इसमें आएगा, 836 भी इसी में आएगा, 869, 845, 898, 890 इसी में ही आएगा, 820. तो 820 हमने इधर लेना है.
ठीक है ना, लोअर लिमिट देखना है आपको बेटा। लोअर लिमिट मतलब जैसे ये 820 है ना, इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा 820 वाला। अपर लिमिट काउंट नहीं होता, इसे अपर लिमिट कहते हैं, इसे लोअर लिमिट कहते हैं। 860 इस वाले में, 832 ये यहाँ क्रॉस हो जाएगा, पांचवा है इसलिए क्रॉस हो जाएगा। 833 हाँ, 855 845 804 फर्स्ट में आ जाएगा। 840 885 835 835 इसी में, 836 भी इसी में आएगा। 878 840 868 890 806 और 840। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी इसकी हो गई 3 है, ये 2 है, ये 1 है, और ये कितने हैं 9 5। ठीक है भाई, अब टोटल देख ले 30 आ रहा है नहीं आ रहा? 3 2 5 1 6 9 15 5 20 21 24 25 26 30, पूरे 30 हो रहे हैं। ये काम तो हो गया। अभी इसी क्वेश्चन में मुझे लग रहा है अगले क्वेश्चन में बोलेंगे कि हिस्टोग्राम बनाओ, थर्ड में। हाँ, फोर्थ वाले। हाँ एक बताइए। तो 5 पे ही काट रहे हैं, इसमें भी कहाँ 4 पे काटा है? जब 5 गिनती हो जाती है तो 5 वाला क्रॉस होता है, 5 पे ही क्रॉस करना है। देखो ना, ये 4 में क्रॉस करना होता तो ये 4 स्टैंडिंग लाइन है, ये क्रॉस कहाँ है? जब इसका नंबर 5 बार होता तो एक और कर देते हैं ऐसे कट। देखो इसी क्वेश्चन का अगले वाले फोर्थ में बोला हुआ है, ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द क्वेश्चन 3। यानी जो क्वेश्चन 3 में हमने टेबल बनाई है उसका फ्रीक्वेंसी टेबल जो बनाई है उसका हिस्टोग्राम बनाना है, और उसके बाद इन प्रश्नों का आंसर देना है। ठीक है, हिस्टोग्राम बनाते हैं, उसके लिए हमें ये वाई एक्सिस, देखो यहाँ हिस्टोग्राम बनाते हैं, क्लास इंटरवल को एक्स एक्सिस पे दिखाना है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसे वाई एक्सिस पे दिखाना है बच्चों। जब भी नंबर होगा उसे वाई एक्सिस पे दिखाना होगा। तो फ्रीक्वेंसी मतलब इसमें क्या है, नंबर ऑफ वर्कर है ना, तो नंबर ऑफ वर्कर्स, और यहाँ पर उनका वेजेस, उनकी जो वीकली सैलरी है 810 से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ एक जिगजैग लाइन लगाते हैं बच्चों, एक जिगजैग लाइन लगा देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा 0 से 10, 10 से 20, फिर तो स्ट्रेट लाइन होता। यहाँ सीधा 810 नहीं 800 सॉरी, तो यहाँ 800 से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, 800 फिर 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 800 810 820 830 840 ठीक है, ये आप एक्स एक्सिस पे दिखा देंगे नंबर। उसमें तो एक देख लो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है, 9 है। तो बस ज्यादा ही कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसमें 1 से लेकर 9 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक आध एक्स्ट्रा चले जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हिस्टोग्राम शो करते हैं, 800 से 810 में कितने हैं 3, तो इसका हिस्टोग्राम की जो हाइट होगी 3 तक जाएगी।
ये ना फ्रीक्वेंसी 3 है ना यहाँ पे, ये हो गया 800 से 810 का हिस्टोग्राम। और उसके बाद 2 3 2 1 यानी 2 यहां पर 2 तक जाएगी, फिर 1 है ना ये, उसके बाद ठीक है 951 अगली 9 पे जा रही है, 9 की हाइट यहां तक जा रही है। नाइन फिर 5 951 कितना है 3114 3114। तो ये इसे को कहते हैं हिस्टोग्राम या आयत चित्र। ये इनमें इनके बीच में कोई गैप नहीं होता। देखो अभी हमने कॉन्सेप्ट में भी आपको समझाया था और अब आपको प्रैक्टिकली यहाँ क्वेश्चन में दिख भी रहा है। तो हिस्टोग्राम में देखो 800 से 810 यानी एक ग्रुपिंग है, क्लास इंटरवल होता है, उससे आयत चित्र या हिस्टोग्राम बनता है। और बार ग्राफ आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा, ये देखो बार ग्राफ है, इसे दंड आलेख कहते हैं, जहां पे हर आदमी के लिए, हर पर्सन के लिए अलग अलग, विमेन की अलग बार है और मैन के लिए अलग है, बॉयज के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग बार है, इसे बार ग्राफ कहते हैं। और उसमें जो हमने क्लास इंटरवल बना दिया यानी ग्रुपिंग कर दी। कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी समझाया था कि जब अगर वैल्यू स्टार्ट हो रही हो 1 से और 100 तक जा रहा होगा मार्क्स, तो हम 1 से लेकर 100 तक नंबर थोड़ा लिखेंगे कि 1 कितने बच्चों के हैं, 2 कितने बच्चों के हैं, 3 कितने बच्चों, हम तो करेंगे 0 से 10 वाले कितने हैं, 10 से 20 वाले कितने हैं, ऐसे इसमें भी किया हुआ है क्लास इंटरवल। तो इसे हम कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। इस टेबल को कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। ग्रुप्ड को बोलते हैं वर्गीकृत बारंबारता सारणी। ग्रुप का मतलब वर्गीकृत, तो वर्गीकृत बारंबारता सारणी है। और जब इसका हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरह का बनता है, बिल्कुल जिसके बार जो होते हैं वो चिपक चिपक के होते हैं, उसमें कोई गैप नहीं होता। ठीक है, नाउ वी हैव फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों। यहाँ इस टेबल को देखकर, मतलब ये बार ग्राफ को, हिस्टोग्राम को देख के आई थिंक जवाब देने हैं। चलिए इसे देखिएगा आप। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक मिनट पीछे भी क्वेश्चन कुछ रह गए हैं, जैसे विच ग्रुप हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर, किस ग्रुप में सबसे ज्यादा वर्कर है बच्चों? हाँ 830 से 840 के बीच में, तो इसका आंसर हो जाएगा 830 से 840। हाउ मेनी वर्कर अर्न ₹850 एंड मोर, कितने वर्कर हैं 850 या फिर उससे ज्यादा अर्न करते हैं? तो ये एक था, ये कितना था 4 ना, एक और ये कितना था, नहीं ये 3 था, हाँ ये 3 और ये 4, तो 4 1 5 1 6 3 9 1 10, 850 या फिर उससे ज्यादा अर्न करने वाले 10 वर्कर हैं वीकली। हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850, अब 850 से कम जितने हैं वो बचे हुए हैं 20 हो जाएंगे, क्योंकि 850 से कम यानी 10 आ रहे हैं 850 या उससे ज्यादा वाले, टोटल 30 वर्कर है, तो 20 बचे इसके। 20 वर्कर ऐसे हैं जो 850 से कम अर्न करते हैं वीकली इस टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस का रिप्लाई भी कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन फिफ्थ है। यहां पर हमें ये जो हिस्टोग्राम है यहाँ पे दिया हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट और आवर्स ऑफ टीवी वाच्ड पर डे, यानी पर डे कितने घंटे टीवी देखते हैं उसका कुछ ये डेटा दिया हुआ है। जैसे हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि 1 से 2 घंटे देखने वाले 4 बच्चे हैं डेली, 1 से 2 घंटे टीवी देखने वाले 4 बच्चे हैं, 2 से 3 घंटे देखने वाले 8 बच्चे हैं, 3 से 4 घंटे 22 बच्चे हैं, 4 से 5 घंटे 32 बच्चे हैं, 5 से 6 घंटे देखने वाले 8 बच्चे हैं और 6 से 7 घंटे पर डे देखने वाले 6 बच्चे हैं। तो ये तो 6 से 7 घंटे वाले तो गधे ही हैं, इतनी देर तक कौन टीवी देखेगा। हाँ वो बहुत ज्यादा वैसे ही नंबर हो गया। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ये हमने हिस्टोग्राम को स्टडी किया, पहला काम होता है कि हिस्टोग्राम को स्टडी कर लो, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है, उसको अटेम्प्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अच्छा ये छुट्टी वाले दिन है यार, ड्यूरिंग हॉलीडेज,
सॉरी मैं ये कहूँगा गधे वधे नहीं है, फिर भी छुट्टी वाले दिन चल जाता है, कई बार चल जाता है छुट्टी वाले दिन। जैसे समर वेकेशन चलता है या फिर आपका संडे में काफ़ी देर तक टीवी देख लेते हैं, तो मे बी मुझे लगा ये रेगुलर डेज में इतना ज़्यादा कैसे हो गया। एनीवे, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी? मैक्सिमम स्टूडेंट्स कितना घंटे टीवी देखते हैं? तो 4 से 5 है, ठीक है, 4 से 5 आवर्स है ज्यादातर बच्चे। बल्कि मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि 3 से 5 के बीच में ज्यादातर नंबर आ रहे हैं, लेकिन इस टेबल में सबसे ज्यादा हाइट क्योंकि 32 की है तो हम 4 से 5 ही लिखेंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स? कितने बच्चे 4 घंटे से कम टीवी देखते हैं? तो 3 से 4 में भी 4 घंटे से कम ही होता है, तो ये 22, 8, 30 और 4 34, 34 बच्चे ऐसे हैं जो 4 घंटे से भी कम टीवी देखते हैं हॉलीडेज में। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी? कितने बच्चे जो है 5 घंटे से ज्यादा टीवी देखते हैं? तो 8 और 6 14 बच्चे हैं जो 5 घंटे से ज्यादा का टीवी, देखो 5 घंटे से ज्यादा 5 to 6 और 6 to 7, दोनों में 5 घंटे से ज्यादा की वैल्यू आएगी। तो 5th क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो गया बच्चों। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 5.2 एंड फर्स्ट क्वेश्चन है पाई चार्ट है बच्चों हमारे पास। पहले क्वेश्चन बाद में रीड करेंगे, पहले पाई चार्ट को देख ले, ये हेडिंग देख ले, ये क्वेश्चन बाद में देखेंगे। A survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. यानी किसी शहर में एक सर्वे किया गया यंग पीपल्स के बीच में और ये देखा गया कि वो किस तरह का म्यूजिक पसंद करते हैं, ठीक है। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे, और ये पाई चार्ट उस सर्वे को दिखा रहा है। फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। अब इस पाई चार्ट से कुछ क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। पहले हम सर्वे देखते हैं कि सर्वे में क्या दिखाया गया है। लाइट म्यूजिक पसंद करने वाले 40% लोग हैं, सेमी क्लासिकल 20%, क्लासिकल 10% लोग, शास्त्रीय संगीत कहते हैं क्लासिकल को, और फॉक म्यूजिक इन लोक नृत्य है, वो जो हरियाणवी वगैरह आते हैं। तो ये फॉक म्यूजिक आप समझ रहे हो, आपके लोकल म्यूजिक जो होते हैं, जो शादी पार्टी फंक्शन में महिलाएं गाती हैं, सीनियर सिटीजन या मोर देन 40 प्लस वाली लेडीज जो गाना गाती है अपने फंक्शंस में, वो फॉक म्यूजिक है। तो फॉक म्यूजिक 30% लोग पसंद करते हैं। अब क्वेश्चन का जवाब देते हैं। इफ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक अगर 20 लोग पसंद करते हैं और उनका परसेंट 10 है, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वे? तो सर्वे कितने लोगों को किया गया? अब हमें नहीं पता सर्वे कितने लोगों का किया गया, हम मान लेते हैं कि x लोगों का सर्वे किया गया, नंबर ऑफ पीपल जिनका सर्वे किया गया वो x है, ठीक है। लेट x पीपल वर सर्वेड। मान लो कि x पीपल का सर्वे किया गया x। अब 10% ऑफ x, उस x का 10% कितने है? 20। यही तो क्वेश्चन कह रहे हैं ना, उस x नंबर का 10%, क्योंकि देखो यहां पे क्लासिकल म्यूजिक वाले 10% है, तो उस x नंबर का 10% 20 है, ठीक है। ये परसेंट निकालने का तरीका है, आपने शायद 7th में सीखा है क्या, ऑफ करके जो आता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और x इज इक्वल टू 20। कैलकुलेट अगर करेंगे तो ये 0 से 0 और ये 10 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 इंटू 10 200। टोटल जो सर्वे किया गया 200 लोगों का सर्वे किया गया, ये सर्वे का जो रिजल्ट है 200 लोगों पर है। अब प्रश्न सेकंड पार्ट का आंसर देते हैं। फर्स्ट पार्ट का तो आंसर हो गया 200। विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल? ज्यादातर कौन सा म्यूजिक लोग पसंद करते हैं? लाइट म्यूजिक। लाइट म्यूजिक जो हम लोग सुनते हैं जनरली, है ना, वो लाइट म्यूजिक ही होता है, लाइट म्यूजिक। लाइट म्यूजिक को हिंदी में क्या लिखा हुआ है देखना, मनोरंजक गीत है ना, मनोरंजक गीत। हिंदी वालों में देखो ना अपने पाई चार्ट में क्या लिखा हुआ है, मनोरंजक ही होता है।
इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज, मान लो क्या लिखा हुआ है, हाँ, इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000, मान लो किसी कैसेट कंपनी को 1000 सीडी बनानी है, तो वो हर टाइप की कितनी सीडी बनाएगा सर्वे के अकॉर्डिंग? तो बहुत सिंपल है, मान लो सेमी क्लासिकल म्यूजिक के सीडी उसे बनानी है तो 1000 का 20% बनाएगा, है ना। सेमी क्लासिकल म्यूजिक की जो सीडी बनेंगी, सेमी क्लासिकल सीडीज कितनी बनेंगे? 20% ऑफ 1000, ठीक है। 20% ऑफ 1000, 1000 का 20%, क्योंकि वो 20% लोग पसंद करते हैं सेमी क्लासिकल। तो देखो परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100 लगता है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगता है, और 1000 ऐसे, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल कर दिया, एक जीरो से ये कर दिया, 200 सीडी, 200 सीडीज बनाएंगे, जो कि सेमी क्लासिकल का होगा 400 लाइट का आ जाएगा, क्लासिकल का 100 आ जाएगा, फॉक का 300 आ जाएगा। इसी तरह से मैं ये निकाल देता हूँ लाइट म्यूजिक के लिए, चलो इधर रहने देता हूं मैं। लाइट म्यूजिक का 40% ऑफ 1000, यानी 40/100 इंटू 1000, 1 2 2, 400 हो गया, 14 into 10। तो लाइट म्यूजिक के लिए 400 सीडीज बनाएगी वो कंपनी। फॉक म्यूजिक के लिए क्या कहते हैं फॉक को हिंदी में? लोक संगीत का फॉक म्यूजिक की जो सीडीज बनेंगी 30%, को हटा के नीचे 100 लगा दिया करो बच्चों, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 1000 से 300 सीडीज फॉक म्यूजिक की होंगी और 100 सीडीज क्लासिकल की होंगी। क्लासिकल के लिए आपको 10%, 10/100, देखो एक जगह करके दिखाया है पूरा प्रॉपर तरीके से, बाकी में डायरेक्ट लिख दिया है, इंटू 1000, 100। तो ये 100 सीडीज होंगी क्लासिकल म्यूजिक की, शास्त्रीय संगीत की, ठीक है बच्चों। 5.2 का हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, 5.2 ही है ना एक्सरसाइज। तो 5.2 के सेकंड क्वेश्चन में हमें ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन, यानी 360 लोगों से पूछा जाता है उनके फेवरेट सीजन के बारे में, और डेटा जो मिलता है हमारे पास वो सामने है। 90 लोग कहते हैं कि समर उनको अच्छा लगता है, गर्मियों का सीजन। 120 लोग कहते हैं कि रेनी सीजन अच्छा होता है, और विंटर 150 लोग कहते हैं सर्दियां अच्छी होती है। आप लोग क्या कहते हो? ज्यादातर विंटर ही पसंद करते हैं, ठीक है। अब विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, किस सीजन में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं बच्चों? विंटर। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब बच्चों पाई चार्ट बनाना है, उसके लिए सेंट्रल एंगल चाहिए होता है, ठीक है। अब आपको सेंट्रल एंगल बताना है हर एक सेक्टर का। सेक्टर मतलब देखो ये जो बनेगा, अगर इसका हम पाई चार्ट बनाएंगे कुछ इस तरह का होगा ना, तो यहाँ पे सेंट्रल से कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, 1 2 3 सीजन है ना, तो ये जो एंगल होता है ना इसी को कहते हैं सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल केंद्रीय कोण, हिंदी में से कहते हैं केंद्रीय कोण। तो सेंट्रल एंगल निकालना है हमें बच्चों हर एक के लिए। अब क्या है सेंट्रल एंगल? समर के लिए सेंट्रल एंगल फॉर समर, समर के लिए, समर के कितने वोट्स मिले हैं? 90 ऊपर लिखो। टोटल नंबर ऑफ वोट्स 360 है, और एंगल निकालने के लिए मल्टीप्लाई 360 से करना पड़ता है। जैसे परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ता है ना, वैसे एंगल के लिए आपको 360 से मल्टीप्लाई करना होगा। 360 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 से 360 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका 90 डिग्री आएगा सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल फॉर रेनी सीजन
120 वोट्स रेनी सीजन को मिले हैं आउट ऑफ 360 वोट्स इनटू 360। ये 360 से मल्टीप्लाई इसलिए कहते हैं कि टोटल एंगल जो है 360 का बनता है सेंट्रल एंगल, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 120 डिग्री का आ गया सेंट्रल एंगल। अब विंटर के लिए सेंट्रल एंगल फॉर विंटर 150 डिग्री ऊपर, नीचे 360 टोटल वोट्स, टोटल नंबर नीचे लिखेंगे और जिस का आपको सेंट्रल एंगल निकालना है उसका नंबर ऊपर लिखेंगे और इनटू 360 कर देंगे। सेंट्रल एंगल निकालने का तरीका यही है। ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 150 डिग्री, सबके सेंट्रल एंगल आ गए हैं। अब आपको इसका पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट के लिए आपको एक सर्कल लेना होगा, ये सर्कल ले लिया हमने, सपोज करो। अब आपको क्या करना है ना, सर्कल ड्रॉ कर लेना कंपास से, फिर उसका जो सेंटर होगा ना उससे एक लाइन खींच लेना, डायमीटर खींच लेना पेंसिल से, ये सेंटर होगा मान लो। अब पहला वाला 90 डिग्री का है समर के लिए, तो ये यहां पर 90 डिग्री का एंगल डी से ही बना देना, प्रोटेक्टर से, कंपास की जरूरत नहीं है इसमें। तो ये जो 90 डिग्री का बनेगा यहां लिख देना समर और 90 डिग्री। उसके बाद ये वाली लाइन क्लीन कर देना यहां से, तो यहां पर नेक्स्ट है रेनी सीजन का, रेनी सीजन 120 डिग्री है, तो इस वाली लाइन पर, ये जो लाइन है इस पर डी की हेल्प से 120 डिग्री का एंगल बना देना, डी की हेल्प से बनाना इसमें, और यहां लिख देना रेनी। हाँ 150 जो बचेगा 150 खुद से आ जाएगा, जो कि विंटर के लिए होगा। तो इस तरह से पाई चार्ट बनता है बच्चों। तो पाई चार्ट बनाने के लिए आपको पहले क्या निकालना होगा, सेंट्रल एंगल। हर एक जो भी उसमें डेटा होगा समर रेनी विंटर, सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, उसका जो नंबर है जिसका आप सेंट्रल एंगल निकालना चाहते हो उसके वोट्स या उसका नंबर ऊपर लिखो, टोटल नीचे लिखो, इनटू 360 कर दो। इनटू 360 किसी भी क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा सेंट्रल एंगल निकालने के लिए। बाकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैल्यूज अलग होंगी, वो एक अलग बात है, पर मल्टीप्लाई जो ये 360 से किया है ये सभी क्वेश्चन में करना होगा आपको। क्लियर है? अब यहां पर एक टेबल हमारे पास है, ड्रॉ ए पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, द टेबल शोज द कलर प्रेफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। यानी लोगों का एक समूह, 36 लोग हैं, 36 पीपल हैं, जिनसे उनके कलर के बारे में फेवरेट कलर पूछा गया कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, तो ब्लू 18 लोगों ने बताया, ग्रीन 9 लोगों ने बताया, रेड 6 लोगों ने बताया, येलो 3 पीपल ने बताया। अब इसके लिए पाई चार्ट बनाना है, तो हर एक का सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। सेंट्रल एंगल ब्लू के लिए निकालो, सेंट्रल एंगल फॉर ब्लू, ब्लू के कितने नंबर है, 18, टोटल 36 इनटू, इससे 10 बार में कट गया, 180 डिग्री आ गया, 180 डिग्री, ये ब्लू का सेंट्रल एंगल हो गया। अब ग्रीन, सेंट्रल एंगल फॉर ग्रीन, ग्रीन का नंबर 9 है, टोटल 360 है, 36 है, इनटू 360 है, ये इससे 10 बार में डिवाइड होगा और ये 90 आ जाएगा इसका सेंट्रल एंगल। रेड, सेंट्रल एंगल फॉर रेड, रेड का नंबर 6 है, टोटल 36 है, इनटू 360, 10 बार में डिवाइड होगा, 60 आ जाएगा। फिर सेंट्रल एंगल फॉर येलो, येलो का नंबर 3 है, टोटल 36 है पीपल और इनटू 360, 10 और 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका बन गया, सबका सेंट्रल एंगल मिल गया। अब पाई चार्ट बना देते हैं इसका।
फिर से आप ना सेंटर जो भी होगा वहां से एक डायमीटर ड्रॉ कर लेना। पेंसिल से करोगे तो बाद में डायमीटर का आधा पार्ट यानी एक रेडियस मिटाना पड़ता है, तो मिटा देंगे, कोई इशू नहीं है, पर इसमें नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ब्लू के लिए 180 डिग्री आ रहा है, ये पूरा 180 डिग्री ब्लू का हो गया पाई चार्ट में, आधा हिस्सा तो ब्लू का हो गया। अब डी रखकर इस पॉइंट पर जहां पे सेंटर आ रहा है वहां पर डी को रखें। ग्रीन के लिए 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री में सीधी लाइन आएगी, ये ग्रीन हो जाएगा। फिर उसके बाद रेड के लिए 60 है, तो यहां पर इस वाली लाइन का यूज करके यहां पे 60 डिग्री का एंगल बना देना रेड के लिए, ग्रीन रेड। बाकी बचेगा 30 डिग्री का जो येलो होगा। ठीक है, तो एंगल बनाने तो आपको आते हैं ना किसी लाइन पर, तो एंगल आपको डी की हेल्प से बनाना है। 180 डिग्री, 90, 30, 60। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया बच्चों। यहां पर क्वेश्चन 4 है। अब देखिए यहां पर एक पाई चार्ट दिया हुआ है और सेंट्रल एंगल भी दिया हुआ है हर सब्जेक्ट का। क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर पाई चार्ट को देखते हैं। द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय ए स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस एंड साइंस। किसी बच्चे ने जो अलग अलग सब्जेक्ट में जो नंबर ऑब्टेन किए हैं एनुअल एग्जाम्स में, एग्जामिनेशन में सॉरी, तो वो उसका यहाँ पे पाई चार्ट बनाया गया एंगल निकालकर। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स वर 540, टोटल नंबर थे उसके 540। अब यहां पर हमें बताना है, कुछ यहाँ हिंट भी लिखा हुआ है, शायद ये हिंट हमें नहीं रखना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, जिसने भी स्लाइड बनाई हिंट भी डाल दिया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हम इन पे गौर करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, किस सब्जेक्ट में बच्चे के नंबर, इस पाई चार्ट को देखकर हमें बताना है किस सब्जेक्ट में बच्चे के नंबर 105 है, मार्क्स 105 है, किस सब्जेक्ट में, इनमें से किस सब्जेक्ट में है। तो हमें निकालना पड़ेगा सेंट्रल एंगल, 105 का सेंट्रल एंगल क्या होगा। सब्जेक्ट नहीं पता, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, पर ये तो पता है कि 105 मार्क्स के लिए पूछ रहा है ना वो, और टोटल मार्क्स 540 बताया गया है, और डिग्री निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, 360 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 से 0 कैंसिल करो, 18 2 जा 18 3 जा, 3 से जाएगा 35 बार में, और 35 इंटू 2 70, सेंट्रल एंगल 70 आ रहा है, यानी हिंदी में उसके मार्क्स हैं, हिंदी में उसके मार्क्स हैं 105, क्योंकि हिंदी का ही सेंट्रल एंगल 70 है और हमने उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग उसका सेंट्रल एंगल निकाला है। ठीक है भाई, तो क्या किया हमने, कुछ बच्चे सरप्राइज हो जा रहे, जल्दी से कैसे कर दिया भाई, 105 नंबर है उसके किसी सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट कौन सा है वो, तो भाई 105 को डिग्री में चेंज किया हमने। तो मैंने अभी समझाया था आपको फंडा कि जितने मार्क्स आप जिसकी डिग्री आप निकालना चाहते हो उसका नंबर ऊपर लिखो, टोटल नीचे लिखो और इंटू करो 360। तो ये देखो, ये आपका 105, ये टोटल और इंटू 360, और कैलकुलेट किया 70 आ गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 18 2 जा 18 3 जा, फिर 3 से 105 बार में 35 बार में जाएगा, 35 इंटू 2 70 हो गया। ठीक है, तो 70 डिग्री का एंगल हिंदी के लिए है, मतलब उसके हिंदी में मार्क्स हैं 105, 105, ये हिंदी हो गया। अब अगला, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर स्कोर्ड, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। अब ये कह रहे हैं कि मैथ्स में हिंदी से कितने ज्यादा नंबर हैं, मैथ्स में हिंदी से कितने ज्यादा नंबर है, तो मैथ्स के नंबर निकाल सकते हैं क्योंकि हमें इसकी डिग्री मालूम है, डिग्री मालूम है तो मार्क्स निकाल सकते हैं, मार्क्स मालूम है तो डिग्री निकाल सकते हैं। तो मैथ की डिग्री 90 है, ठीक है, तो यहां पर मैथ्स के मार्क्स निकाल देता हूं मैं आपके लिए। मैथ्स के मार्क्स अगर हमें निकालने हैं, मैथ की डिग्री कितनी है 90, और टोटल डिग्री कितनी होती है 360, नीचे का। अब मार्क्स निकालने हैं तो टोटल मार्क्स 540 है, तो 540 से मल्टीप्लाई कर दो,
मार्क्स निकालना है तो डिग्री का यूज कर सकते हैं, और डिग्री निकालना हो तो मार्क्स का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर ये 0 से 0 काट दिया, 9 1 जा 9 4 जा, फिर 4 से काट दो, 4 1 जा 4, फिर 1 बचता है, 4 3 जा 12, फिर कितना बचता है बच्चों 2, 4 5 जा 20। तो मार्क्स जो मैथ्स के हैं 135 है। तो हिंदी से कितने ज्यादा है, 30 नंबर ज्यादा है हिंदी से। तो इसमें मैथ्स में 135 मार्क्स आ रहे हैं, और हिंदी में 105 दिया ही था इन्होंने, तो कितने ज्यादा है, 30 मार्क्स ज्यादा है। ठीक है, तो इसका आंसर 30 मार्क्स, 30 मार्क्स मोर है मैथ्स में। इन मैथ्स। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन साइंस एंड हिंदी। हमें जांचना है कि जो मार्क्स सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के हैं, ये सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के जो टोटल नंबर हैं, क्या वो ज्यादा है साइंस और हिंदी से। साइंस और हिंदी ये रहा, नहीं, हाँ सॉरी, ज्यादा है। क्यों, क्यों डिग्री ज्यादा आ रही है भाई। मैथ्स और साइंस की डिग्री का, सोशल साइंस की डिग्री का सम आ रहा है 155, और इनकी डिग्री का सम आ रहा है 150। तो जिसकी डिग्री ज्यादा होगी, सेंटर पर एंगल ज्यादा बड़ा होगा, तो मार्क्स भी ज्यादा होगा। ठीक है ना, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, क्योंकि इसमें मार्क्स पूछे नहीं है। अगर इसमें बोलता, मान लो आपको अलग से क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि इंग्लिश के मार्क्स बताओ या साइंस के मार्क्स बताओ, तो ये मैंने तरीका सिखाया तो है, ये कहीं जाने वाला थोड़ा ना तरीका। हर सब्जेक्ट के मार्क्स निकाल सकते हो आप, और फिर कंपेयर कर सकते हो, और कंपेयर हम डायरेक्ट डिग्री से भी कर सकते हैं। अगर सिर्फ यही पता करना है कि मैथ और सोशल साइंस के मार्क्स का सम क्या हिंदी और साइंस के मार्क्स के सम से ज्यादा है, तो आंसर क्या होगा, यस। क्यों यस, क्योंकि मैथ और सोशल साइंस की डिग्री ज्यादा है। मैथ और सोशल साइंस की डिग्री आ रही है 155, 90 और 65 का प्लस करके, और इधर 70 और 80 का प्लस करेंगे तो 150 आ रही है। तो ये कम है, तो जिसकी डिग्री कम होगी उसके मार्क्स भी टोटल कम होंगे। क्लियर है। अब मैं एक और इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देता हूँ आपके डाउट्स और अच्छे से क्लियर करने के लिए। मान लो हमसे पूछा जाता है कि साइंस में मार्क्स कितने हैं, ठीक है, तो साइंस की डिग्री कितनी है 80, टोटल डिग्री होती है 360 किसी भी पाई चार्ट के सेंट्रल एंगल का सम, और आउट ऑफ कितनी है, तो टोटल मार्क्स यहां लिख दो, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, 18 2 जा 18 3 जा 2 4 जा 120 मार्क्स इसके साइंस में है। ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में कहीं पूछा नहीं गया आपसे, मेथड बता दिया, वही मेथड हमने यहां मैथ्स वाले में भी अप्लाई कर दिया था। चले आ गया। यहां पर भी वही करना है बच्चों, पाई चार्ट बनाना है। नंबर ऑफ वी हैव नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस गिवन बिलो, डिस्प्ले द डेटा इन पाई चार्ट। तो हर एक का हमें सेंट्रल एंगल निकालना है, फिर पाई चार्ट में प्रेजेंट कर देना, बहुत ईजी है। मैं यहीं पर डायरेक्ट कर देता हूं। देखो हिंदी का अगर हमें सेंट्रल एंगल निकालना है 40 अपॉन में 360, ओ सॉरी यहाँ पे टोटल सम 72 है, 72 इंटू 360, ये इससे 5 बार में जाएगा बच्चों। 72 5 जा 360 होता है, और 45 जा 200, इसका सेंट्रल एंगल आ गया हिंदी का 200। इंग्लिश का 12 अपॉन में 72 इंटू 360, फिर 5 बार में यानी 60 आ गया, 9 अपॉन 72 इंटू 360, फिर वही 5 बार में 45 आ गया सेंट्रल एंगल मराठी का। तमिल का 35 आ जाएगा, 7 5 35, बंगाली का 20 डिग्री, बस हो गया। सबका सेंट्रल एंगल आपको ऐसे ही निकालना है, अलग बात है स्टेटमेंट वाइज प्रॉपरली करके दिखा देना, फिर पाई चार्ट ड्रॉ करना, वही है।
जब आप सर्कल को ड्रॉ करेंगे तो उसका एक सेंटर भी होगा जहां पे आप कंपास को रखेंगे, उस सेंटर का इस्तेमाल करना है आपको, और एक डायमीटर ड्रॉ कर देना है। तो अगर 200 बनाना है आपको तो एक तरफ 160 बना दो, दूसरी तरफ अपने आप 200 बन जाएगा, क्योंकि टोटल तो 360 हो गया, 160 और 200। तो अगर इस सर्कल में इधर 160 आपने बनाया है तो इधर 200 अपने आप बनेगा, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा छोटे छोटे एंगल और बनाने हैं, अब वो सारे इसके अंदर ही आएंगे, 160 के अंदर ही आएंगे डी की हेल्प से। इधर से बनाना शुरू करो, जैसे 60 का है तो 60 का यहां बना लोगे आप, इधर हो गया 60 का डी की हेल्प से। फिर अगला आपको बनाना है 45 का, या इस वाली लाइन पे आप डी रखना होगा, इस वाली लाइन पर, इस पर डी रख के यहां से बना लेना 45 का। फिर 35 का इस वाली लाइन पे यूज, इस लाइन पे यूज करना 35 को, तो 35 ऐसे बन जाएगा। लास्ट वाला 20 का खुद से आना चाहिए, वो खुद से आ जाएगा, बचा हुआ एंगल 20 का होगा। ठीक है, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट कर लिया। इजी है, बस सेंट्रल एंगल निकालना है और सर्कल पे बनाना है। वाओ, वी हैव 5.3 नाउ, और लास्ट एक्सरसाइज, और आज ये पूरा भी हो रहा है चैप्टर, इसका मतलब ये पूरा होने वाला है अभी। देखिए बच्चों, यहां पे हमारे पास में एक स्पिनिंग व्हील है। फर्स्ट क्वेश्चन है 5.3 का, लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। जब इस व्हील को रोटेट करेंगे तो क्या आउटकम आएगा? भाई यहां पे आउटकम जो दिख रहा है, दीज आर यू नो ए बी सी डी और ए, ये फर्स्ट वाले का आउटकम हो गया। आउटकम का मतलब जब आप रोटेट करोगे तो इसमें क्या क्या रिजल्ट आएंगे, क्या क्या दिखाई देगा आपको। तो ए बी सी डी ए, यानी ए 2 बार दिखेगा, बाकी सब एक एक बार है। टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, 2 सिक्कों को एक साथ अगर टॉस करते हो तो क्या क्या आउटकम होगा? दोनों में हेड हो सकता है, दोनों में टेल भी आ सकता है, एक हेड टेल या फिर टेल हेड, ये हो सकता है आउटकम। 2 कॉइन को एक साथ टॉस करने पे आउटकम ही आएंगे। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। यहां पर एक डाइस है बच्चों, जिसे जब थ्रो करेंगे तो उसके क्या आउटकम होंगे। तो जो डाइस होता है उसमें क्या क्या होता है रिजल्ट, 1 2 3 4 5 और 6, ये डाइस के नंबर होते हैं। अब इसमें जब आप इसे थ्रो करोगे प्राइम नंबर आएंगे। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 3 5। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल से, जिनका सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक खुद एक 1। तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 नेचुरल नंबर में आता है। 2 3 5 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं, हिंदी में उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अभाज्य संख्याएं इसमें जो आएंगी वो 2 3 और 5 प्राइम नंबर। नॉट प्राइम, अप्राइम नहीं है तो कौन सा? 1 4 6। जो नॉट प्राइम का जो आउटकम होगा 1 4 6 होगा। अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर तो एक ही होगा, 6। डाइस में 5 से बड़ा नंबर तो एक ही है। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, अब 5 से बड़ा ना हो तो 1 2 3 एंड 4। डाइस को थ्रो करने पर ये नंबर आएंगे जो 5 से छोटे हैं, नॉट ग्रेटर देन 5। नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े नहीं है, यानी 5 भी हो सकता है, 5 भी ले लो भाई, इसने लेस देन 5 थोड़ा बोला है, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी 5 भी हो सकता है। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। नाउ वी हैव थर्ड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट में, ऐसे फिगर बना के। तो देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पॉइंटर स्टॉप्ड। अच्छा ये तो किसी और का है, अभी 2 क्वेश्चन पीछे से लेने होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं आपको बता दूं बच्चों, कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो आपको, उसका नंबर ऊपर रखो और उस इवेंट में जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम होते हैं उनका नंबर नीचे रखो, बस इतना ही है फॉर्मूला। जैसे यहां बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1 ए, 1 के ए में जो पॉइंटर है वो डी पर रुकेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो वापस मैं आ रहा हूं उसी क्वेश्चन पर। देखो डी पर प्रोबेबिलिटी जो डी पर रुकने की है,
प्रोबेबिलिटी ऑन स्टॉपिंग ऑन डी, ऐसे आप लिख सकते हो प्रॉपर। तो डी कितनी बार है इसमें, और टोटल आउटकम कितने हैं 5। तो ये है इसका आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इज 1/5, क्यों डी एक ही बार है। अगर ये बोलता कि 2 पर रुकने की प्रोबेबिलिटी तो 2/5 होता, क्योंकि 2 2 बार है आउटकम में। अगर ये पूछता है ए पर रुकने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 2/5 होगी। बी पर भी 1/5 होगी, सी पर भी 1/5 होगी, डी पर की प्रोबेबिलिटी भी 1/5 होगी, पर 2 की प्रोबेबिलिटी जो है वो 2/5 है। 2 बोल रहा हूं मैं, ए की प्रोबेबिलिटी, बार बार 2 बोल रहा हूं मैं, ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/5 होगी। नेक्स्ट इसी में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एस किसे कहते हैं बच्चों, कार्ड जो होते हैं जिससे गेम खेलते हैं लोग, पार्क में बड़े बुजुर्गों कभी खेलते हुए आपने देखा होगा, ताश के पत्ते कहते हैं ना उसे। तो उसमें एस जो होता है ना, उसमें 4 एस होते हैं, उसे हिंदी में इक्का कहते हैं। उसमें 1 नहीं लिखा होता है, एक डिजाइन बना होता है, वो जो भी होता है उसका डिजाइन, पत्ते वाला डिजाइन भी होता है, डायमंड का भी होता है, क्लब का भी होता है, स्पेड का भी होता है, सब 4 तरह के पत्ते होते हैं। अभी हम डिटेल में आपको नहीं बता रहे हैं। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं बच्चों। 52 कार्ड्स में 26 ब्लैक और 26 रेड होते हैं, यानी रेड और ब्लैक। अब ब्लैक रेड में भी फिर 2 तरह के होते हैं, और ब्लैक में भी फिर 2 तरह के होते हैं। और इसमें फेस कार्ड फिर आते हैं 3, और 1 से लेकर 10 नंबर वाले कार्ड होते हैं। इस वाले रेड का भी, इस वाले रेड का भी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट है क्लास 10th की मैथ्स की, चैप्टर 15 की, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का ही है। वहां पे कार्ड्स के बारे में मैंने डिटेल में समझा रखा है, जो इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास तक काम आएगा। तो यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ 8th क्लास के हिसाब से। तो बच्चों एक तरह के 13 कार्ड होते हैं, गाना भी तो है वो सिंग इज किंग में, एक तरह के 13 पत्ते, उसमें बस एक किंग है कि नहीं है गाना, है कुछ ऐसा याद है नहीं याद है आप लोग, बहुत पुराने। सिंग इज किंग अक्षय कुमार की है ना, उसमें वो किंग बनता है, एक कलर के 13 पत्ते, उसमें बस एक किंग। अब ये सब मुझे नहीं पता, मैं ये गाना, मुझे ये सब नहीं पता, मुझे ये इसलिए याद रहता है क्योंकि कार्ड से रिलेटेड गाना है वो। आज जाके सर्च करना कि वो सिंग इज किंग का कोई कार्ड वाला गाना है, तो वो आपको बता देगा। तो हर एक, आप सुनिए ध्यान से, फेस कार्ड में कौन कौन होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, और एक जैक होता है, और बाकी कार्ड होते हैं 1 से लेकर 10 नंबर वाले। तो 1 नंबर वाले कार्ड को एस कहते हैं, इक्का कहते हैं उसको हिंदी में। तो यहां भी एक एस होगा, यहां भी एक एस होगा, यहां भी एक एस होगा, यहां भी एक एस होगा। कुल कितने एस हो गए 4, और टोटल कार्ड 52। तो प्रोबेबिलिटी आ गई नहीं आ गई आपको, सारी जानकारी लेने की जरूरत ही क्या है, इस क्वेश्चन के लिए तो इतना ही काफी है। 4/52 कैंसिल आउट करके 1/13। अब फिगर से क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल, रेड एप्पल इसमें कितने हैं 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एप्पल 4/7। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसका नंबर ऊपर रखना है और टोटल नंबर नीचे रखना है। अगर वो कैंसिल आउट होते हैं तो कर दो, नहीं होते तो कोई बात नहीं है। तो ये आपका 3rd क्वेश्चन हो गया। अब 4th क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन ए 10 सेपरेट स्लिप्स। 10 स्लिप हैं जिसमें 1 से लेकर 10 तक के नंबर लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक स्लिप पर एक ही नंबर है, उनको एक बॉक्स में डाला जाता है, अच्छे से उनको मिला दिया जाता है, और बिना उसमें से देखे एक स्लिप निकाली जाती है, एक कार्ड निकाल लेते हैं उसमें से बिना देखे, उसे हम कहते हैं रैंडम तरीके से निकालना। तो इसमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6। 6 नंबर उसमें कितने हैं, एक ही तो है, और टोटल कार्ड कितने हैं 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या हो जाएगी 1/10। ठीक है ना भाई। गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, 6 से कम नंबर कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, और टोटल नंबर कितने हैं 10। तो प्रोबेबिलिटी 1/2। गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़े नंबर कितने होंगे 7 8 9 10 4, और टोटल नंबर कितने हैं 10। कैंसिल आउट करके 2/5, 2 से कैंसिल आउट कर दिया। गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर 9 है,
और टोटल नंबर 10, तो 1 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी जो है 9/10 है। ठीक है भाई बच्चों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास में एक स्पिनिंग व्हील है जिसमें 3 ग्रीन सेक्टर है, एक ब्लू सेक्टर और एक रेड सेक्टर है। पहले से ड्रॉ करते हैं। टोटल कितने सेक्टर हो रहे हैं? 3, 1, 4, 1, 5। तो इस सर्कल को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा वो देख लेना समझने के लिए। ग्रीन के 3 है, 1, 2, 3, रेड का 1 है और ब्लू का भी 1 है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया। इस तरह से है स्पिनिंग व्हील। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर। ग्रीन सेक्टर को पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/5, क्योंकि 3 ग्रीन है इसमें। और नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू मतलब ब्लू ना हो, 4/5। ब्लू एक ही है ना, तो एक नहीं लेना, बाकी 4 तो कोई भी हो सकता है। तो ऐसे लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर इज इक्वल टू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर 4/5। ठीक है, इस तरह से आपका ये 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं 6th क्वेश्चन पे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन इन क्वेश्चन 2। अब क्वेश्चन 2 में जाना है, वो जितने इवेंट थे उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है ना, क्वेश्चन 2 में चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन 2। व्हेन अ डाई इज थ्रोन, अच्छा यहां पे प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्राइम नंबर कितने हैं बच्चों? 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर कितने हैं? 3 और टोटल कितने हैं? 6, 1/2। ठीक है ना। और फिर नॉट प्राइम नंबर कितने हैं? वो भी 3 है, 3 ही है वो तो नॉट प्राइम। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्राइम, नॉट प्राइम 3/6, वो भी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 5, यानी 5 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5। 5 से बड़ा नंबर की प्रोबेबिलिटी, 5 से बड़ा ना एक ही है और टोटल 6 है, तो 1/6। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं है तो 5 नंबर है ऐसे, नॉट ग्रेटर देन 5, 5 नंबर ऐसे हैं, टोटल 6 है, तो प्रोबेबिलिटी 5/6 हो गई। इस तरह से बच्चों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके सारे आंसर हमने वहां पीछे वाले स्लाइड में दे दिए आपको, और इस चैप्टर की स्लाइड मिस्टर देव ने बनाई है, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आपसे नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।